हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे अच्छे होंगे। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि बाहर का माहौल सही नहीं है बिल्कुल भी जाने के लिए। और आई डोंट नो, इवन सीबीएसई ऑल्सो डोंट नो कि कब आप लोगों के स्कूल कंटिन्यूअस चालू होंगे और आप लोग इंटरैक्टिव क्लासेस फेस करोगे। तो दिस इज अ टफ टाइम और इस टफ टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे वो सारे बच्चे और वो सभी स्टूडेंट जो घर पे बैठ करके पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उन सभी को मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका दास सर एक बार फिर आपके सामने क्लास 10th की फिजिक्स को लेकर के आया हूं। तो मेरे क्लास 10th के प्यारे बच्चों, मुझे याद है कि लास्ट क्लास में मैंने रेजिस्टेंस के बारे में आपको बताया था, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे? रेजिस्टेंस इज अ फैक्टर विच अपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही आप बताओगे, क्योंकि यही मैंने आपको बताया था। तो बेटा थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस, अगर इसका डेफिनेशन मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? रेजिस्टेंस, इट इज अ फैक्टर, it is a factor which opposes flow of electron। ये इसका बेसिक डेफिनेशन था। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला V अपॉन I, R इक्वल टू V अपॉन I फ्रॉम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस R का फॉर्मूला क्या निकल कर गया था? R इक्वल टू रो L अपॉन A। यहां तक मैंने आपको बताया था, तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा? इसका यूनिट होगा वोल्ट पर एम्पियर और ओम। ये मैंने आपको बताया था। इतनी सारी चीजें डिस्कस करने के बाद बेटा रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, R। ये होता है बेटा रेजिस्टेंस का सिंबल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कस किया था और मैं आपको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊंगा कि ये रो क्या है, ये रेजिस्टिविटी क्या है। तो आइए आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करता हूं अपने टॉपिक रेजिस्टिविटी से। तो बेटा रेजिस्टिविटी जो होता है, यहां पर मैं हेडिंग लिख दे रहा हूं आपके लिए, रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो बेटा रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है रेजिस्टिविटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which produce opposition in the path of flowing electron। देखो बेटा यहां पर एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात आ गई। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, which produce opposition in the path of flowing electron, जो कि किसी फ्लो करता हुआ इलेक्ट्रॉन के पाथ में क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ऑपोजिशन प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस सर? रेजिस्टेंस भी तो यही करता है, इलेक्ट्रॉन के पाथ में क्या प्रोड्यूस करता है? ऑपोजिशन प्रोड्यूस करता है, एक तरह का फोर्स लगाता है ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो ना कर पाए। तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस क्या हुआ? बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है बेटा वो वैरी करती है, चेंज होती है। क्या होती है? चेंज होती है रेजिस्टेंस की वैल्यू। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपोज होंगे। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया A। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया A। क्रॉस सेक्शन एरिया को बड़ा करोगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, यानी कि अपोजिशन कम होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी इन सब चीजों से परे है।
उनको मतलब नहीं है कि कंडक्टर का लेंथ क्या है, उनको मतलब नहीं है कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, उनको केवल और केवल मतलब है कि वो जो तार, वो जो वायर जो बना है वो किस मटेरियल से बना है। तो यहीं पे मैंने लिखा हुआ है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की प्रॉपर्टी है विच प्रोड्यूस ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पाथ में एक ऑपोजिशन प्रोड्यूस करता है। तो अगर मैं R इक्वल टू रो एल बाई ए लिख रहा था बेटा, तो ये R इक्वल टू रो एल बाई ए कब लिख रहा था? मैं तब लिख रहा था जब R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए हो रहा था। यानी कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा करके इक्वलिटी का साइन लाने के लिए मैं रो से मल्टीप्लाई कर रहा था। तो यहां पर मैं रो को ये भी बोल सकता हूं बेटा, इट इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सिंस यहां पर लिख रहा हूं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, देयरफॉर R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, where rho is proportionality constant। अच्छा, ये proportionality constant है तो क्या है? ये है property of the material, property of the material, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो सर इसकी वैल्यू कैसे पता करेंगे बेटा? सर इसकी क्या वैल्यू होती है? तो बेटा अगर बात वैल्यू की करें, तो इसकी वैल्यू प्रैक्टिकल मेथड से हम लोग निकालते हैं, इसकी वैल्यू प्रैक्टिकल मेथड से निकालते हैं। और इसकी वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, चेंज होती है। जैसे अगर मैं कॉपर की बात करूं, तो कॉपर का जो रो होगा वो अलग होगा। एल्यूमिनियम की अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करता हूं, तो एल्यूमिनियम की जो रेजिस्टिविटी होगी वो अलग होगी। अब जरूरी नहीं है कि कॉपर का एक मटेरियल ये है और कॉपर का एक वायर ये है, दो अलग अलग वायर है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी क्या है? अलग होगी? नहीं बेटा, रेजिस्टिविटी जो होगी वो सेम होगी, रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, लेकिन जो रेजिस्टिविटी होगी वो दोनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि मटेरियल सेम है, दोनों कॉपर का बना हुआ है। तो जब दोनों कॉपर का बना हुआ है तो बेटा इनका जो रेजिस्टिविटी होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, सेम होगा। यानी कि सेम मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो सेम होती है, डिफरेंट मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है? डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, गोल्ड की रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होगी। सारे मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी क्या होती है? अलग अलग होती है। लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है? वो भी अलग अलग होता है, रेजिस्टेंस भी तो अलग अलग होता है। लेकिन अगर सेम मटेरियल है, जैसे कॉपर के मैंने 4 वायर रखे, कोई इतना मोटा, कोई इतना मोटा, कोई इतना पतला, कोई इतना पतला, तो सबकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। रेजिस्टेंस क्या होगा? डिफरेंट होगा। उम्मीद है मुझे ये समझ में आया होगा आपको कि रेजिस्टिविटी क्या होता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच प्रोड्यूस ऑपोजिशन इन द पाथ ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के पाथ में एक तरह का ऑपोजिशन होता है जो कि क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। और ये जो रेजिस्टिविटी होता है वो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। रेजिस्टिविटी क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है। तो अगर रेजिस्टिविटी की बात करें यहां से हम कि रेजिस्टिविटी क्या है, तो रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। अगर इसका यूनिट लिखना चाहूं बेटा, मैं यूनिट लिखना चाहूं तो यूनिट क्या होगा इसका? तो यूनिट रो इक्वल टू ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट निकल करके आएगा ये क्या होगा? ओम मीटर होगा। तो उम्मीद है बेटा रेजिस्टिविटी आपको समझ में आया होगा। और अभी आपके सामने एक पिक्चर आएगा, एक इमेज आएगा, और उस इमेज में डिफरेंट तरह के मटेरियल्स का रेजिस्टिविटी लिखा होगा। तो आप वीडियो को पॉज जरूर करना, और वीडियो को पॉज करके क्या करना? सारे के सारे मटेरियल की रेजिस्टिविटी को नोट कर लेना। ये डाटा मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी चला देता हूं, आप लोग उसको नोट डाउन करना। तब तक के लिए बेटा इसको नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है बेटा आप सभी लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा। और आप देख पा रहे हो कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक टेबल आया हुआ है। इस टेबल में अलग अलग तरह के मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी लिखी हुई है।
सबसे पहले आपके कंडक्टर्स के लिखे हुए हैं, कंडक्टर्स में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सभी मटेरियल्स का लिखा हुआ है। फिर इंसुलेटर्स का लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स का लिखा हुआ है। आप एक बार वीडियो को पॉज करो, ये सारे डेटा को नोट करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने रेजिस्टिविटी के टॉपिक को काफी अच्छी तरीके से क्लियर किया है, और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि जितने सारे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड्स में आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, वो सभी के सभी इसी टॉपिक से होकर के आते हैं। तो बहुत ही फोकस्ड रहना, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना और नोट डाउन जरूर करते रहना बेटा। तो आओ चलो, सबसे पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं, वो 2 पॉइंट अपने साथ नोट जरूर कर लेना और अपने दिमाग में नोट करना बेटा। कॉपी पे तो नोट करना ही है, लेकिन अपने माइंड में भी ये बात बैठा लेना। समझ में आ रही बात? तो बेटा सबसे पहला है कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो 2 टॉपिक है बेटा आपके सामने कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो किस चीज का कॉम्बिनेशन होगा, क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें बेटा, तो 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को, 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ना, 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ना, इस तरह से जोड़ना। किस तरह से? सपोज कर लो, मैं नाम रख दे रहा हूं, यह है रेजिस्टेंस R1, यह है रेजिस्टेंस R2 और यह है रेजिस्टेंस R3। 3 अलग अलग रेजिस्टेंस है आपके पास। यह है R1 का पहला टर्मिनल, यह है R1 का दूसरा टर्मिनल, यह R2 का पहला टर्मिनल, यह R2 का दूसरा टर्मिनल, ये पहला और ये हो गया आपके पास दूसरा टर्मिनल। तो मैंने क्या किया है, 3 रेजिस्टेंसेस लिया हुआ है। आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, नो मैटर। आपके क्वेश्चंस में ज्यादा दे सकता है, 10 रेजिस्टेंसेस दे सकता है, कितने भी रेजिस्टेंसेस दे सकते हैं। तो मैं आपको पहला बता रहा हूं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। तो मैंने क्या किया है, 2 या 2 से, जब देखो डेफिनेशन कैसे बन रहा है, जब 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जुड़ जाए, तथा और एंड दूसरे रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल फिर से तीसरे रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल से जुड़ जाए और इस तरह से जुड़ता हुआ चला जाए, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए। मैं कह रहा हूं कि when the second terminal of first resistance is connected with the first terminal of second resistance and it is connected goes on, तब क्या होगा बेटा, इस तरह की कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। तो चलो आओ जोड़ देते हैं, ये रहा जोड़ दिया मैंने। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा बेटा, तो जब R1, R2 और R3 को हम लोग जोड़ दे रहे हैं, R1 क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह की वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, करंट के फ्लो का अपोज करने वाली वैल्यू है ना। तो R1 की कुछ वैल्यू होगी, तो सपोज कर लेते हैं ये 2 ओम है, ठीक है। R2 की वैल्यू 3 ओम है और R3 की वैल्यू 4 ओम है। तो कोई अगर आपसे कहता है कि ये लो बेटा 2 ओम का, 3 ओम का और 4 ओम के 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस मैंने आपको दे दिए, और कह रहा है कि आप इसको सीरीज में जोड़ दो और मुझे बता दो कि टोटल कितना रेजिस्टेंस हुआ, यानी कि 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम को आपस में जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ। यानी कि देखो बेटा, आप भी नहीं चाहोगे कि 10 तरह के एलिमेंट हैं आपके पास, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। जैसे कि अगर मैं आपको कह दूं कि अच्छा आप किस तरह के रेजिस्टेंस को लेना चाहोगे, मैं 2-2 ओम के 10 रेजिस्टेंस दूं या 20 ओम का 1 रेजिस्टेंस दूं, 2-2 ओम के 10 रेजिस्टेंस दूं, इतने सारे हो जाएंगे, और 20 ओम का 1 रेजिस्टेंस दूं, तो आप कौन सा चूज करोगे? दोनों का मतलब सेम है, दोनों का जो ऑपोजिशन है, करंट को फ्लो करने का ऑपोज जो है वो सेम है, तो आप किसको चूज करोगे? डेफिनेटली आप क्या चूज करोगे? एक को चूज करोगे, क्वांटिटी जिसका कम हो, क्योंकि हम चाहते हैं क्या है कि हमारा सर्किट छोटा से छोटा हो। अच्छा 10 ओम के रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो तार ज्यादा लगेगा,
और 1 ओम के रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा, एक मतलब केवल एक सिंगल रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा, तो तार कम लगेगा और सर्किट मेरा छोटा हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बहुत सारा रेजिस्टेंस देता हूं और जितना ये सारे रेजिस्टेंस मिल करके जितना ओम का रेजिस्टेंस होगा उतना अकेले 1 ओम का देता हूं, तो आप कौन सा रखोगे? 1 ओम का। तो यहीं पे इंपॉर्टेंस आती है बेटा कि क्या जरूरत है हमें रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए, क्या जरूरत है। तो बेटा सभी रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे और हम लोग क्या कर देंगे, जितना हमारी जरूरत होगी उतने ओम का रेजिस्टेंस हम लोग अपने पास रख लेंगे। समझ में आ रही बात? तो बेटा फिलहाल आप लोग जोड़ना सीखो किस तरह से जोड़ते हैं। तो यह है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास क्या था, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के 3 रेजिस्टेंसेस थे। तो इन तीन अलग अलग रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना बचेगा, यानी कि इन तीनों को जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद कितना रेजिस्टेंस आया। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा R, यानी कि R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए है बेटा, किस लिए है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर इस तरह से जोड़ोगे तभी ये फॉर्मूला लगाओगे, दूसरा वाला जो मैं बताऊंगा उसके लिए दूसरा फॉर्मूला होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा कि व्हेन सेकंड टर्मिनल ऑफ फर्स्ट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकंड रेजिस्टेंस एंड इट इज गोज ऑन, देन दिस काइंड ऑफ कनेक्शन आर नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात? और उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां पर जो मैंने 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंसेस दिए थे उसको जोड़ने के बाद कितने ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, तो R इक्वल टू मिलेगा आपको 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 2 9। तो R इक्वल टू कितना मिला बेटा, 9 ओम का रेजिस्टेंस। यानी कि या तो आप 2 3 4 ओम के अलग अलग 3 रेजिस्टेंस लो या तो 9 ओम का एक अकेला रेजिस्टेंस ले लो, बात बराबर है। तो उम्मीद करता हूं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन आपको समझ में आई होगी कि व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन और उसका फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस को जोड़ने का। बेटा देखो ये मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो इससे कई ज्यादा ऊपर आने वाले हैं। तो फिलहाल आप लोग इस फॉर्मूले को देखो कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, इस तरह से कनेक्शन होता चला जाएगा। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो इसको नोट डाउन करो बेटा, डेफिनेशन भी नोट कर लेना बेटा अपने मन से, डेफिनेशन नोट करके इसको बनाना, ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो हमारे पास आया पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा अभी भी हमारे पास 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, R1 R2 R3, R1 R2 R3, ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं। तो जब सभी रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाए और सभी रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाए तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सभी रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल को एक साथ, सभी रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ दोगे तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका डेफिनेशन कैसे होगा, व्हेन first terminal of all resistance are connected with each other and second terminal of all resistance are connected with each other, then this kind of combination will be parallel combination। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब बेटा सेम क्वेश्चन, अगर 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के अलग अलग रेजिस्टेंसेस मैंने आपको दिए हैं और मैं कह रहा हूं कि पैरेलल में जोड़ के बताओ कितना आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होना चाहिए ना, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है बेटा 1/R। R क्या है, फिर से R टोटल रेजिस्टेंस है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होता है बेटा क्या, आपका फॉर्मूला होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के रेजिस्टेंस, कुछ करना नहीं है बेटा, वैल्यूज रखो बस। 1/R1 कितना है 2 ओम प्लस 1/R2 कितना है 3 ओम प्लस 1/R3 कितना है 4 ओम। तो 4 3 एंड 2 ये मिल करके इस क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/R इक्वल टू कितना ले ले बेटा 12, 2 6
3 4 जा 4 3 जा, तो 6 4 10 3 13, तो 1 अपॉन आर इक्वल टू 13 अपॉन 12, 1 अपॉन आर इक्वल टू 13 अपॉन 12। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर आपका नहीं है। तो सर आंसर क्या है? बेटा हमसे पूछा है आर बताओ, टोटल रेजिस्टेंस बताओ, और यहां पर वैल्यू किसकी आई है? 1 अपॉन आर की आई है। 1 अपॉन आर, हमें वैल्यू किसकी देनी है? आर की देनी है। तो क्या करेंगे? पलट दो, पलट दो, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 अपॉन 13 ओम। दिस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब सभी रेजिस्टेंस के एक टर्मिनल को एक साथ, सभी रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और उसका फॉर्मूला निकल के कहता है 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। सॉल्व कैसे करते हैं? R1 R2 R3 की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे? लास्ट में पलट देंगे, क्योंकि 1 अपॉन आर की वैल्यू आपके पास आएगी, ना कि 1 अपॉन आर की वैल्यू आएगी, ना कि आर की वैल्यू आएगी। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए कहता है 1 अपॉन आर की नहीं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पलट देंगे तो 12 अपॉन 13 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी समझ में आई होगी। तब तक के लिए बेटा इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया होगा और इसके डेफिनेशन को भी नोट डाउन किया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं और अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो आया है वो आखिर आया कहां से है। यानी कि अगर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात करूं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो ये क्या होगा? 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये जो फॉर्मूलाज बेटा मैंने आपको बताया है, ये जिंदगी भर के लिए याद करोगे कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले समय के लिए, और आपके बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के ये जो फॉर्मूला है वो आया कहां से है, मुझे ये देखना है। मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। तो इसको समझने के लिए बेटा आपको 2 पॉइंट अपने दिमाग में याद करना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द टू बेसिक कॉन्सेप्ट टू लर्न दिस। इसको सीखने के लिए आपको 2 कॉन्सेप्ट को, तो पहला मैंने यहां पर हैशटैग बना दिया, तो हैशटैग बताएगा कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन current remains same and voltage different। क्या बताया मैंने? इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम होगा, यानी कि सभी रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट ऑफ करंट जाएगा, एंड वोल्टेज डिफरेंट, वोल्टेज अलग अलग होगा। समझ लो बात को? करंट सेम होगा, वोल्टेज अलग अलग होगा। अभी फिलहाल आप इसको केवल देखो, फिलहाल इसको कभी अभी देखो, अपने कॉपी में नोट डाउन करो, मैं अभी आपको इसका मतलब समझा रहा हूं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज रिमेन सेम, करंट डिफरेंट। क्या कह रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहता है, करंट अलग अलग होता है। दोनों चीजें नोट कर लिया, दिमाग में बैठा लिया। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन उल्टा हो जाता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। याद रहेगा चीजें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाउन करो, इरेज कर रहा हूं। चलो बेटा आओ, तो पहला डेरिवेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला का डेरिवेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले का डेरिवेशन R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये डेरिवेशन करने जा रहा हूं बेटा कि कैसे आया। तो मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेस बेटा मैं ले रहा हूं, तो ये 1, ये 2 और ये 3। तो R1 R2 और R3, ये मैंने 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस ले लिया। तो कौन सा टॉपिक है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या करेंगे? सीरीज में जोड़ देंगे। तो ये लो जोड़ दिया। अब इनको जोड़ने के बाद एक बैटरी से लगा दे रहे हैं, एक सेल से लगा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? एक सेल से लगा दे रहे हैं। चलो ये लो सेल से लगा दिया, ठीक है। अब देखो
मैंने जो पहला हैशटैग आपको बताया था वो क्या बताया था, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम, यानी कि जो भी करंट ये बैटरी देगा, सपोज करो आई करंट दिया, बैटरी ने क्या किया, आई करंट दिया किसमें, सर्किट में, तो ये आई करंट R1 से भी होकर के जाएगा, R2 से भी होकर के जाएगा, सेम करंट I1 ही जाएगा, और R3 से भी सेम करंट जाएगा, I, ठीक है, आई करंट ही जाएगा, तीनों में आई करंट जाएगा। समझ में आ रही बात? उसी में दूसरा क्या था, वोल्टेज डिफरेंट, यानी कि अगर ये जो बैटरी है वो V वोल्ट का है, V वोल्ट का जो बैटरी है, तो ये R1 के पास V1 वोल्ट छोड़ देगा। क्या कर देगा, छोड़ देगा। देखो, अच्छा चलो ठीक है, और R2 के पास V2 वोल्ट छोड़ देगा, और R3 के पास V3 वोल्ट छोड़ देगा। अब इस सर्किट से अपना पहला जो नोट मैंने आपको हैशटैग दिया था उसको मिलाओ। क्या कहा था पहले हैशटैग में, कहा था कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन्स सेम, वोल्टेज डिफरेंट। तो देखो R1, R2, R3 सब में से आई करंट जा रहा है, करंट सेम है, बट द वोल्टेज इज डिफरेंट, यानी कि V1, V2, V3 वोल्ट जा रहा है, यानी कि V जो है, ये जो V है वो एक तरह का वोल्टेज है, एनर्जी है। मैंने पढ़ाया था आपको वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वही एनर्जी है। तो R1 के पास V1 वोल्टेज देगा, R2 के पास V2 वोल्टेज देगा, और R3 के पास V3 वोल्टेज देगा, यानी कि तीनों रेजिस्टेंसेस के पास अलग अलग वोल्टेज देगा। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, ये जो वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तीनों रेजिस्टेंसेस के पास, उसकी कहानी क्या है, उसकी कहानी कुछ ऐसा है, समझ लो। उसकी कहानी कुछ ऐसा है कि मैं मम्मी से 100 रुपए लेकर के गया, 100 रुपए लेकर के निकला। तो सपोज करो ये मेरा घर है, यहां से मैंने 100 रुपए लिया, 100 रुपए लेकर के निकला। रास्ते में मुझे राम, श्याम, घनश्याम 3 लोग मिले। क्या होता मिला, राम, श्याम और घनश्याम 3 लोग मिले। तो मैंने राम को 25 रुपए दे दिया, श्याम को भी 25 रुपए दे दिया, लेकिन घनश्याम जो था वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, उसको मैंने 50 रुपए दे दिया। तो मैंने घर से कितना लेकर के निकला था, 100। तो 25 मैंने राम को दे दिया, 25 मैंने श्याम को दे दिया, 50 मैंने घनश्याम को दे दिया। तो मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं। यही काम है बेटा। तो जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बैटरी से जितना निकलता है सारे रेजिस्टेंसेस के पास अपना क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा या अलग अलग करेगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। समझ रहे हो बात को? जैसे कि मैंने 25-25 डिस्ट्रीब्यूट किया राम और श्याम में, तो राम और श्याम सपोज करो मेरे लिए सेम इक्वल दोस्त थे, तो मैंने इक्वल डिवाइड कर दिया। लेकिन घनश्याम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो उसको मैंने 50 दे दिया। समझ रहे हो बात को? तो यही कहानी है बेटा। ये जो घर से जो वोल्टेज निकल रहा है, बैटरी से जो वोल्टेज निकल रहा है, वो क्या होगा, सारे के सारे रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इक्वल होगा कि अलग अलग होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आर की वैल्यू क्या है। समझ रहे हो बात को? तो फिलहाल आपके पास ये चीज ध्यान में रखना होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया तो तीनों में करंट सेम जाएगा, आई जो है वो सेम जाएगा, और वोल्टेज क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा चलो, और एक और चीज मैंने बताया कि ये जो V1, V2, V3 है, इन तीनों का सम कितना आना चाहिए, 25 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए का सम कितना आएगा, उतना आएगा जितना मैं घर से लेकर के निकला था, 100 रुपए। यानी कि V1, V2, V3 का सम कितना आएगा, उतना आएगा जितना बैटरी के पास वोल्टेज है। यानी कि आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना, V। यही तो लिख सकते हो। चलो वहां पर चमक रहा है थे, मैं इसको चेंज करता हूं उधर की तरफ से। V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू कितना लिख सकते हो, V लिख सकते हो। अच्छा ये बताओ, ओम ने आपको क्या सिखाया था, ओम्स लॉ ने आपको क्या सिखाया था, ओम्स लॉ ने आपको सिखाया था फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या सिखाया था, तो V इक्वल टू आई आर सिखाया था, V इक्वल टू आई आर सिखाया था। ओम ने क्या सिखाया था बेटा, V इक्वल टू आई आर सिखाया था, ये तो सिखाया था। चलो ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी होगी, V1 की वैल्यू कितनी होगी,
V1 मतलब पहले रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज गया, कैसे निकालोगे? तो V1 इक्वल्स टू I, करंट तो सेम है बेटा, करंट तो I है सब में, और रेजिस्टेंस कितना है? R1 है। V2 कितना होगा बेटा? V2 I R2, क्योंकि V2 R2 रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो V2 इक्वल टू I R2। V3 कितना होगा बेटा? I R3, यही होगा। चलो तो क्या करते हैं, V1 V2 V3 इन सभी की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। क्या किया? V1 V2 V3 सभी की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो यहां पर लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से। तो V की वैल्यू कितनी है बेटा? V की वैल्यू कितनी है? IR, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग IR, I यहां पर छोटा वाला करंट है क्योंकि इतना ही करंट निकल रहा है। IR इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है? IR1। V2 की वैल्यू कितनी है? IR2। V3 की वैल्यू कितनी है? IR3। तो देखो ये इक्वेशन मिला आपको, ये इक्वेशन मिलेगा। अब जरा सा देखो, I यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी, यहां पर भी है। I कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आया कि नहीं आया? सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आया कि नहीं आया? आया ना? तो इसी तरह से हम लोग इसका डेरिवेशन करेंगे बेटा। आपको क्या क्या याद रखने की जरूरत है? आपको याद रखने की जरूरत है बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम जाता है, वोल्टेज अलग अलग जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट I तीनों रेजिस्टेंस में करंट क्या हो गया? सेम गया। और वोल्टेज क्या है? V1 V2 V3 क्या है? वो अलग अलग जा रहा है, डिफरेंट जा रहा है। और इन तीनों वोल्टेज का जो सम होगा वो कितना आएगा? V के इक्वल आएगा। तो वही पे मैंने यहां पर किया है, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू V। अब V1 कितना निकलेगा? V1 कितना? तो ओम्स लॉ ने क्या कहा था? V1 इक्वल टू या V इक्वल टू IR। तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I, करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? वो अलग है। तो V1 की वैल्यू R1 के अक्रॉस निकालना पड़ेगा। तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। अब सभी वैल्यू V1 V2 V3 सभी की वैल्यू को उठा करके यहां रखेंगे, क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बैटरी से जितना वोल्टेज निकलता है बेटा, वो सारा का सारा वोल्टेज यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन का जो डेरिवेशन है वो आपको समझ में आया होगा। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है बेटा आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख देता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा था बेटा आपका? तो ये एक रेजिस्टेंस था, ये दूसरा रेजिस्टेंस था, ये तीसरा रेजिस्टेंस था। तो यहां पर लिख देता हूं R1 R2 और R3, और इन सभी को एक बैटरी से जोड़ देता हूं और बैटरी नाम दे देता हूं V, यानी कि बैटरी के पास कितना वोल्टेज है? V वोल्टेज है। रेजिस्टेंसेस क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो जरा #2 जो मैंने दूसरा नोट आपको बताया था वो क्या बताया था कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट आर डिफरेंट, वोल्टेज आर सेम, यानी कि R1 के पास भी कितना वोल्ट मिलेगा? जितना वोल्ट बैटरी का है V मिलेगा। R2 के पास भी कितना वोल्टेज मिलेगा? V वोल्ट मिलेगा। R3 के पास भी कितना वोल्टेज मिलेगा? V वोल्ट मिलेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर रेजिस्टेंसेस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो जो वोल्टेज रहेगा बैटरी का वही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बैटरी का वोल्टेज है वो क्या हो गया? सेम चला गया, सभी में सेम चला गया, सभी में सेम चला गया। लेकिन करंट क्या था? देखो यहां से बैटरी ने I करंट को निकाला, तो यहां पर जाते ही करंट को 3 रास्ते मिल गए, एक रास्ता, 2 रास्ता और 3 रास्ता। करंट को देखो 3 रास्ते मिल गया, तो इसने करंट I1 I2 और I3, करंट ने क्या किया? अपने रास्ते को बांट लिया, I1 रास्ता कर लिया, I2 रास्ता कर लिया, I3, यानी कि टोटल करंट I कितना होगा? I1 I2 I3 के सम के बराबर होगा ना? तो I1 I2 I3 तीनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? I के सम होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3।
ये लिखा। वहां पर क्या था बेटा, वोल्टेज का सम हो जा रहा था, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां पर क्या हो जा रहा है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, क्योंकि करंट यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा, I का क्या होता है मतलब, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है बेटा, IR, V इक्वल टू IR। तो I का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन R। I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R। अच्छा, मुझे ये बताओ I1 की वैल्यू कितनी होगी, तो V तो सेम है, देख लो वोल्टेज यहां पर R1 के अक्रॉस वोल्टेज भी V है, लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। समझ में आ रही है मेरी बात समझ में आ रही है। ओम्स लॉ ने कहा था V इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V अपॉन R। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 का मतलब होता है पहले वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, तो पहले वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस कितना है, R1 है, और वहां पर वोल्टेज कितना है, वहां पर वोल्टेज V है। अगर यहां पर वोल्टेज फलाना होता तो फलाने वाले वोल्टेज को ले लेते। समझ आ रही बात, तो देखिए यहां पर वोल्टेज V है, तो कितना हो जाएगा I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ये सभी रेजिस्टेंस, सभी वैल्यूज को I1, I2, I3 वैल्यूज को लेकर के इस वाले इक्वेशन में रख देंगे, पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब क्या मिलेगा आपको, यहां पर सॉल्व करते हैं, I की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। देखो सभी वैल्यूज को रख दिया। अच्छा देखो ऊपर V सारे V कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आया कि नहीं, चमक रहा है कि, तो चलो एक काम करते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं और आगे लिख रहा हूं, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऊपर के सारे V क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, नीचे के R बच जाएंगे केवल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जरा सा फॉर्मूला जो मैंने पहले आपको बताया था, दोनों डेरिवेशंस को फॉर्मूले के साथ मैच करा लो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने आपको ये दिया, और सीरीज कॉम्बिनेशन का R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 दिया था। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात बेटा। अगर नहीं समझ में आया बेटा, इस वीडियो को फिर से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें है बेटा, ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जब ये वीडियो को आप बार बार देखोगे, 2 से 3 बार 4 बार देखोगे, तो आपको सारी की सारी चीजें मेमोराइज हो जाएंगी, सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो फिलहाल बेटा आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, ये सारा का सारा क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, और फिर से एक बार वीडियो को देखो। मैं वेट कर रहा हूं, आप इसको नोट डाउन करो। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपने इसको नोट डाउन किया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं, मैं इसे इरेज कर दिया। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, क्या, तो न्यूमेरिकल के 2 पार्ट होंगे, न्यूमेरिकल्स के 2 पार्ट होते हैं। तो पहला जो टाइप का न्यूमेरिकल होगा, टाइप 1 जो होगा, टाइप फर्स्ट जो होगा, इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, टाइप 1 में क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। और जो टाइप 2 होगा आपका, टाइप 2, इसमें हम लोग क्या करेंगे, करंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 2 अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स बनेंगे आपके। तो पहला टाइप होगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करना। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मतलब सेम है बेटा, कई सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, उसका आर बताओ, टोटल बताओ कितना होगा। तो सबसे पहला सर्किट आपके पास मैं दे रहा हूं, सबसे इजी सर्किट दे रहा हूं। तो यहां पर आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 1/2, 1 किसमें जुड़ा हुआ है, ये रेजिस्टेंसेस किस कॉम्बिनेशन में है बेटा, ये रेजिस्टेंसेस किस कॉम्बिनेशन में है। तो आप कहोगे द अबव सर्किट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1। तो R की वैल्यू कितना है 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 1। R की वैल्यू कितनी हो गई 2 ओम। यानी कि जब तीन रेजिस्टेंसेस होंगे हाफ ओम एंड 1 ओम का, इन सभी को सीरीज में अगर सम करेंगे तो आपको टोटल रेजिस्टेंस R कितना मिलेगा 2 ओम मिलेगा। समझ में आई बात बेटा? अच्छा चलो ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल और बताता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। क्या बताता हूं? पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बेटा यहां पर मैंने सेम 1/2 ओम 1/2 ओम 1 ओम तीनों को मैंने पैरेलल में जोड़ दिया है ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी का पहला एक साथ, सभी का दूसरा एक साथ। अब कह रहा है आपसे आर की वैल्यू बताओ, फाइंड आर की वैल्यू बताओ। तो कैसे करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तीन रेजिस्टेंस थे, तीनों को सम करना है। तो 1/r इक्वल टू 1/2। देखो R1 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो पहले ऊपर 1 था और R1 की वैल्यू 1/2 रख दिया, प्लस 1/1/2। R2 की भी वैल्यू 1/2 ही थी। R3 की वैल्यू कितनी थी 1/1, तो देखो R3 की वैल्यू पे 1 रख दिया। अच्छा, तो 1/r इक्वल टू क्या, ये 2 ऊपर चला गया, ये भी 2 ऊपर चला गया, ये 1 तो 1 ही है, तो 2 2 4 प्लस 1 5। 1/r इक्वल टू 1/r इक्वल टू कितना हो गया बेटा 5। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि आपसे पूछा है r, आपसे 1/r नहीं पूछा, आपसे पूछा r, तो क्या करेंगे पलट देंगे, पलटेंगे तो क्या आएगा 1/5 ओम। 1/5 ओम। ये हो गया बेटा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है बेटा, अब जरा सा लास्ट में, यानी कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने किया था 1/2 1/2 और 1, इसको जब मैंने जोड़ा था तो कितना आया था बेटा, R की वैल्यू आई थी 2 ओम। और जब सेम रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस नहीं चेंज किया मैंने, हाफ ये भी था हाफ ये भी है, हाफ ये भी था हाफ ये भी था, 1 ये भी था 1 ये भी था, तो जब सीरीज में जोड़े तो रेजिस्टेंस आया 2 ओम, और जब पैरेलल में जोड़ा तो रेजिस्टेंस आया 1/5 ओम। तो मुझे बताओ कि किसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, सीरीज में कि पैरेलल में? तो पैरेलल सीरीज में, है ना, सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर एक स्टार बना करके, आप लोग स्टार बना करके नोट डाउन कर लो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीजेस। समझ में आई बात बेटा? तो यहां पर मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का अलग अलग क्वेश्चन आपसे कराया। अभी क्या करते हैं बेटा, सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स कर दो, यानी कि एक ऐसा सर्किट बनाऊंगा जिसमें सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो बेटा हमेशा ध्यान में रखना कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह का नहीं आएगा, केवल सीरीज में केवल पैरेलल में नहीं आएगा, वो क्या आएगा, मिक्स आएगा। सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन का क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो क्या करेंगे बेटा, अब हमारा ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या होगा बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, दोनों का कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो ये एग्जांपल नंबर 3 होगा, एग्जांपल नंबर 3 होगा। तो चलो आप सर्किट देते हैं आपको। सर्किट आपका कुछ इस तरीके का है बेटा, ये लो 1, ये लो 2, ये ठीक है, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। अब देखो जरा सा बेटा, इस सर्किट में आप देखोगे कि 2 और 3 किसमें है, पैरेलल में है ना। तो सबसे पहले आप किसको सॉल्व करोगे, पैरेलल को सॉल्व कर लो। 2 और 3 किसमें है, पैरेलल में है, तो सबसे पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे। तो फॉर 2 and 3 ओम, फॉर 2 and 3 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, ये लिखेंगे।
अच्छा, तो 1/r इक्वल टू क्या आएगा, इसमें 6 आएगा, 3 प्लस 2 5/6। r कितना आएगा, क्योंकि r निकालते हैं, r 1/r नहीं, r निकालते हैं, क्या हो जाएगा 6/5। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने के बाद कितने ओम का रेजिस्टेंस आया, 6/5 ओम का रेजिस्टेंस आया। अब सर्किट आपका बदल जाएगा, सर्किट बदल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये सर्किट 1 था, अब सर्किट 2 कैसा बनेगा, तो जरा सा देखो, ये 1 ओम तो 1 ओम है, इन दोनों को जोड़ करके एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, कितने ओम का, 6/5 ओम का। तो ये देखो, ये इन दोनों को जोड़ दिया था, जोड़ने के बाद कितना था 6/5, तो 6/5 क्या लिखेंगे, ये आपका दूसरा हो गया। तो जरा सा देखो 1 ओम और 6/5 ओम किसमें है, सीरीज में है ना, देखो सीरीज में है ना, तो सीरीज में सॉल्व करेंगे कैसे, r इक्वल टू r1 प्लस r2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 6/5, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6/5 कितना हो जाएगा, 11/5। r की वैल्यू कितनी आ गई, 11/5। अच्छा बेटा बताओ, इसमें भी आपको पलटना पड़ेगा क्या, नहीं इसमें नहीं पलटना है, क्योंकि r ही तो निकाल रहे थे, r ही निकलेगा, तो 11/5 आता है। समझ में आई बेटा मेरी बात समझ में आई। जब सीरीज और पैरेलल आपको नहीं पता है कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है, तो सबसे पहले जो पैरेलल दिख रहा है उसको सॉल्व कर लो। तो ये दोनों पैरेलल में दिख रहा था, इस वजह से हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। समझ में आ गई बात। और ये क्या है, बाद में देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ने के बाद जब इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस कर देते हैं, देखो इन दोनों को ऐड करने के बाद इस ओम का रेजिस्टेंस मिला ना आपको, तो इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे किससे, 6/5 से, क्योंकि ये दोनों लगाओ या फिर इतने ओम का एक रेजिस्टेंस लगाओ, तो यहाँ पे मैंने एक लगा दिया 6/5 का, तो 1 और 6 इन दोनों को सीरीज में ऐड कर लिया, आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं और कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करके खुद करने की ट्राई करना, और मैं भी करूंगा इसे, तो इसको नोट डाउन कर लेना बेटा। एक और सर्किट देता हूं आपको, जरा ध्यान से रखना। थोड़ा सा बड़ा कर दिया सर्किट, ठीक है। तो यहां पर मैं रख देता हूं 2 ओम, यहां पर भी मैं रख देता हूं 2 ओम, और यहां पर रख देता हूं 1/2 ओम, और यहां पर रख देता हूं 1/2 ओम। तो 4 रेजिस्टेंसेस हैं। तो आप देख रहे हो कि यहां पर पता नहीं कौन से कॉम्बिनेशन में, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये क्या है, पैरेलल में, मुझे दिख रहा है ये क्या है, पैरेलल में। तो सबसे पहले जो दिखता है उसको सॉल्व कर लो, जो दिखता है उसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो बेटा। तो 1/2 और 1/2 पैरेलल में दिख रहा है, तो लिखो फॉर 1/2 एंड 1/2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल का साइन बना दिया ऐसे करके, ठीक है, पैरेलल। सो 1/r इक्वल टू 1/1/2 प्लस 1/1/2 है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/r इक्वल टू 2 प्लस 2, 1/r इक्वल टू 4, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। जब 1/r होता है तब पलटते हैं, तो अभी देखो पलट दिया मैंने, तो r इक्वल टू 1/4 आ गया। अच्छा, अब क्या कर रहे थे बेटा, क्या करते हैं उसके बाद जब पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व कर ले रहे थे, तो इन दोनों रेजिस्टेंस को हम लोग रिप्लेस कर दे रहे थे, हटा दे रहे थे, कितने ओम से, जो आया है मेरा इक्विवेलेंट जो आया, तो 1/4 आया इक्विवेलेंट का आपका। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया आपका 2 का, और जो नया आया बीच वाला वो कितना आया, 1/4 का, और फिर कितना था यहाँ पे, 2 का था। अब देखो ये सारे रेजिस्टेंस किसमें हो गए, सीरीज में हो गए ना। तो देखो जो पहला स्टेप आप सॉल्व कर लोगे ना, तो दूसरा स्टेप में आपको पता चल जाता है कि आने वाला रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में होगा। तो यहाँ पर देखो सारे के सारे सीरीज में है, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/4 प्लस 2, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 to 4 प्लस 1/4, तो r इक्वल टू 4 4 16 प्लस 1/4, तो r इक्वल टू 17/4 ओम। ये सॉल्यूशन समझ में आ रही बात बेटा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको एक और सर्किट देता हूं, और इस बार मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे कि इसका सॉल्यूशन कितना होगा। और मैं आपको एक न्यूमेरिकल नहीं देता हूं बेटा, मैं आपको 4-5 सर्किट दे देता हूं, उन 4-5 सर्किट को आपको खुद सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो सर्किट मैं देता हूं आपको कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो सबको मैं 1
1 कर देता हूं, इसको हम लोग 2 और 2 कर देते हैं, इसको भी 2 कर देते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि ए और बी के बीच इक्विवेलेंट आर कितना होगा, इक्विवेलेंट आर कितना होगा। ठीक है, समझ में आई बात। ये सर्किट नंबर पहला एग्जांपल है। दूसरा, वन ओम, 2 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 1 ओम। आपको ये सॉल्व करना है। सर आप तो सर्किट टफ दे रहे हैं। नहीं बेटा, बहुत आसान सर्किट है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा सर्किट मैं आपको दे देता हूं, तीसरा सर्किट मैं आपको दे देता हूं। कैसा सर्किट दे दूं आपको? दे देता हूं ट्रायंगल का। ए और बी के बीच, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये तीसरा सर्किट है, कितने का है? साइन कर रहा है भैया, साइन कर रहा है, तो मुझे इसे यहां से इरेज करना पड़ेगा, मुझे यहां से इरेज करके यहां बनाना पड़ेगा। बी और ए, 1 ओम, 1 ओम और 2 ओम, ऐसे। ठीक है, अच्छा एक और सर्किट दे देता हूं, क्योंकि 1 2 3 सर्किट्स हो गए। चौथा सर्किट, फोर्थ सर्किट आपका जो होगा वो होगा, चलो क्या बना दूं, थोड़ा सा टफ और बना देता हूं, ये तो 1 1/2, 1 1/2, 1 1/2, 1। आपको बताना है ये ए और ये बी के बीच का रेजिस्टेंस। तो यहां पर बेटा मैंने आपको 4 सर्किट दिया हुआ है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन चारों सर्किट को सॉल्व करोगे और मुझे बताओगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा और इसका आंसर कितना आएगा। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। आज बेटा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जरा सा ध्यान में रखना, सुन लो मेरी बात कि मैंने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको रेजिस्टिविटी बताया, और रेजिस्टिविटी के बाद एक मैंने आपको टेबल दिया, उस टेबल में हर एक मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी होता है वो अलग अलग होता है, मैंने आपको बताया, और उसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कॉपर की वैल्यू कुछ भी हो तो वो हमेशा कॉपर की वैल्यू हमेशा उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होता। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। फिर मैंने उसका फॉर्मूला बताया, फिर मैंने उसका डेरिवेशन बताया, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, और उसके बाद मैंने आपको ये न्यूमेरिकल्स दिया आपको खुद को सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अपना ध्यान रखना, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।